अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मैमूना नसीम। जैसा कि सब लोग जानते हैं, इल्मी सिटी रोज़ कोई ना कोई सेशन लेके आता है जो हम सब के लिए कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसी तरह हमारा आज का जो सेशन है वो हम हेल्दी लाइफ़स्टाइल सेशन से रिलेटेड ही है कि किस तरह हम एक डायबिटिक जैसी बीमारी में लोग मुब्तला होते हैं और किस तरह लोगों को लगता है कि क्योरेबल नहीं है, लेकिन डायबिटिक क्योरेबल है। हमने इसके ऊपर पहले भी एक सेशन किया था। हम लोग दोबारा से एक और सेशन लेकर आए हैं क्योंकि लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे जो रह गए थे। इस टॉपिक हम आज जिस पे डिस्कस कर रहे हैं, इस टॉपिक का मैं नाम बता चलूँ, हम बात कर रहे हैं डायबिटीज क्या है और किस तरह हम अपनी खुराक के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कौन कौन से हमें फूड यूज करने चाहिए, कौन से हमें फूड नहीं यूज करने चाहिए, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, डिफरेंट चीजें होती है क्योंकि हम लोग खा भी सब कुछ रहे होते हैं। कुछ खाने इस तरह के होते हैं जो कि स्पेशली डायबिटीज वाले पेशेंट्स को अवॉइड करने चाहिए, जिसमें फ्रूट्स होते हैं, हमारे खाने वगैरह होते हैं, वो हमें सर बताएंगे। और इस टॉपिक में बात करने के लिए हमारे पास जो आज गेस्ट मौजूद हैं वो है गुलाम मोइनुद्दीन। आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, इसके अलावा आप डाइट और फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए मैम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। देखने वाले सब लोगों से गुजारिश है, जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं खास तौर पे इस बीमारी से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड या फूड से रिलेटेड, वो आए हमसे क्वेश्चंस करें। हम लोग आप लोगों के क्वेश्चंस के जवाब देने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। अगर नहीं होते तो उसके लिए मैं अभी से माजरत हूँ। टॉपिक में एक बार दोबारा से आप लोगों को बताती हूँ, जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया। हम लोग बात कर रहे हैं डायबिटीज क्या है, क्या कॉजेज है, क्या सिम्टम्स है, और हम किस तरह अपने फूड के थ्रू, अपनी डाइट के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सर, सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन, डायबिटीज होती क्या है? हमारे बॉडी में एक ऑर्गन है जिसे हम कहते हैं पैंक्रियाज। जी। जैसे हर ऑर्गन का अलग-अलग काम होता है कि वो अब हमारी बॉडी को, हमारी हेल्थ को बरकरार रखने के लिए अपना काम करता है। इस तरह जो पैंक्रियाज हैं, उसके 2 सेल्स होते हैं, एक अल्फा सेल्स और दूसरा होता है बीटा सेल्स। बीटा सेल्स का काम ये होता है कि वो जो इंसुलिन है वो खारिज करता है। हम जब खुराक खाते हैं, खुराक 3 टाइप्स की होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन। जब ठीक हम है। कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, जिसमें हमारे पास अनाज आ जाता है, जिसमें हमारे पास रोटी आ जाती है, जिसमें हमारे पास ये चावल वगैरह आ जाते हैं, जब हम ये चीज़ें खाते हैं तो ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज़ में। ग्लूकोज़ हमारे जो सेल्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हम उठते-बैठते, काम करते-फिरते ये सारा कुछ करते हैं। अब मसला तब होता है कि जब पैंक्रियाज़ की जो बीटा सेल्स हैं ना, वो इंसुलिन खारिज ही नहीं कर पा रहे या कम खारिज कर रहे हैं। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट तो होंगे लेकिन हमारे सेल्स तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिसकी बिल्कुल। वजह से हमारा जो ब्लड है उसी में वो जमा होना शुरू हो जाएंगे। हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं कि हम डायबिटीज का शिकार हो गए। ठीक हो गया सर। इफेक्ट्स क्या हैं, कॉजेस क्या हैं, किस तरह हमें पता चलता है कि हम डायबिटिक पेशेंट हैं? क्योंकि कभी कभी लोग खुद डॉक्टर को पास जाए बगैर खुद ही अज्यूम कर लेते हैं, जी हमें जो भी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमें जी शुगर है, हमारी शुगर इतनी हो गई है। और कितनी होनी चाहिए, क्या बॉर्डर लाइन क्या होती है, डिफरेंट चीजें होती हैं, एक्सप्लेन करते हैं। जब हमने कोई चीज नहीं खाई होती, उस वक्त जो इसका नॉर्मल रेंज है वो है 70 टू 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक हो गया। ठीक है। जब हम फास्टिंग में होते हैं उस वक्त इसकी जो रेंज है वो है 70 टू 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और जब हमने कुछ चीज खाई होती है, अगर हमने कोई खाना खा लिया तो 2 घंटे बाद जो है वो 100 से 140 के दरमियान होनी चाहिए, एक ठीक है। 140 के दरमियान। अगर इससे इंक्रीज करती है तो इसका मतलब है हम डायबिटीज का शिकार हो गए हैं या होने जा रहे हैं। काजिज की ठीक अगर हम बात करें वजूहात की, तो इसमें 2-3 काजिज आ जाती हैं। जैसे कि नंबर 1 पे आ गए जेनेटिकली, कि हमारे जो बाप दादा में अगर डायबिटीज पाई जाती है तो हमारे अंदर चांस बढ़ जाते हैं कि हम डायबिटीज का शिकार हो जाएं। ठीक है। इसके अलावा डाइट जो है ये मेन काज है। जब हम डाइट जो है ठीक तरह से, सही तरह से नहीं ले रहे तो उसकी वजह से भी हमें जो डायबिटीज है वो हो जाती है। अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो उसकी वजह से भी हो सकती है। और साथ जो हमारा लाइफस्टाइल है वो अगर अच्छा नहीं है, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे या हम हाइपरटेंशन में रहते हैं, ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज रहता है, तो उसकी वजह से हम डायबिटीज का शिकार हो सकते हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि हमें कैसे पता चलता है कि हम डायबिटीज की तरफ जा रहे हैं, बार बार भूख लगना जो है ये नंबर 1 पे सिम्टम आ जाता है। बिकॉज हमारे जो ग्लाइकोजन है वो नहीं बन रहा होता, स्टोर नहीं हो रहा, ग्लूकोज जो है वो स्टोर नहीं हो पा रहे होते, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि जो डायबिटिक पेशेंट है उसे 5 से 6 बार दिन में खाना खाना चाहिए, बार बार, बिकॉज ग्लाइकोजन उसका नहीं बन रहा होता। ठीक है। इस वजह से जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो 5 से 6 बार खाना खाते हैं, ग्लाइकोजन स्टोर नहीं हो पा रहा होता, इसलिए बार बार उन्हें भूख लगती है।
इसके बाद बार बार प्यास लगती है। प्यास लगने की बड़ी वजह यह है कि हमारी बॉडी में जो कार्ब्स हैं हम कम ले रहे होते हैं डायबिटीज की सूरत में, ठीक कार्बोहाइड्रेट्स, जो डायबिटिक पेशेंट हो गया है। उसकी वजह से क्या होता है कि अगर 1 ग्राम हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स हो तो उसमें ताकत होती है कि वो 3 ग्राम वाटर जो है, पानी जो है वो स्टोर कर सकता है। लेकिन ठीक जब कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में कम है तो ऑटोमेटिकली जो वाटर है वो भी कम होगा, तो हमारी बॉडी में जो पानी की है वो किल्लत हो जाएगी और हमें बार बार जो है वो प्यास लगेगी। इसके अलावा जो है हमारी बॉडी में यूरिनेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज किडनी जो है, हमारे गुर्दे जो हैं, उनके जो कारकर्दगी है वो मुतासर होगी ग्लूकोज के एक्स्ट्रा होने की वजह से, ब्लड में एक्स्ट्रा होने की वजह से। तो उसकी वजह से हमारी जो पेशाब है उसमें पेशाब आना तेज हो जाएगा, ज़्यादा हमें जो पेशाब आएगा। इसके अलावा जो अगर हमें जख्म आ गया है, वाउंड हीलिंग जो है वो बहुत स्लो हो जाती है, बिकॉज हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम हमारा होता है जैसे हमारी अंदर की फौज, इम्यूनिटी, जिस तरह ये कोविड-19 के में भी कहा जा रहा है कि अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई, लेकिन जो बिल्कुल बेहतरीन इलाज वो ये है कि आप अपनी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग करें, अपने अंदर की जो फौज है वो स्ट्रॉन्ग करें, ताकि कोई भी डिजीज, कोई भी वायरस आप पे अटैक करे तो आपकी जो बॉडी है, आपकी जो इम्यूनिटी है उसके खिलाफ मुजाहमत कर सके और उस वायरस को मार भगाए। इसी तरह अगर जो इम्यूनिटी है वो हमारी वीक हो जाएगी तो हमारे जो वाउंड हैं, हमारे जो जख्म हैं वो नहीं भरेंगे, बहुत देर पा रहेंगे और हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा जो सर्कुलेशन है हमारी ब्लड की वो भी आहिस्ता हो जाती है, जिसकी वजह से वाउंड हीलिंग जो है वो कम हो जाती है। ये इसके ठीक हो कुछ गया। सिम्टम्स आ जाते हैं। ठीक हो गया सर। सिम्टम्स आपने बता दिए, लेकिन इनका एज ग्रुप से कोई लिंक है कि कौन सी एज ग्रुप को किस डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, या अगर कहा जाए तो 50 से ऑनवर्ड डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं? ये टाइप जो है, ये जो टाइप्स अगर बात करें उसमें एज ग्रुप आ जाता है। ठीक है। इसकी दो टाइप्स, मेनली दो टाइप्स हैं, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। ठीक हो टाइप गया। 1 डायबिटीज जो है ये यंगर्स में होती है, और ये सिर्फ जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं उसमें सिर्फ 10% जो लोग हैं वो टाइप 1 डायबिटीज का शिकार होते हैं। ठीक हो गया। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, ये ऑटोइम्यून डिजीज है, जेनेटिकली हमें हमारे अंदर ट्रांसफर होती है। इसमें हमें आउटसाइड से इंसुलिन लेना ही लेना पड़ती है। हमारे जो पैंक्रियाज हैं वो इंसुलिन बना ही नहीं रहे होते, जिसकी वजह से हमें जो इंसुलिन है वो बाहर से इंजेक्ट करना पड़ती है, और ये जो 40 साल से पहले पहले ही होती है। जो टाइप 2 डायबिटीज है ये 40 साल से बाद होती है, और जो 85 से 90% लोग हैं वो इसका शिकार होते हैं। इसकी जो मेन वजह है टाइप 2 डायबिटीज की वो मोटापापन है, जो हमारा लाइफस्टाइल, सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल है, डाइट है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है। जब ये चीजें इकट्ठी होती है तो हम टाइप 2 डायबिटीज का शिकार हो जाते हैं, और 90% जो लोग हैं वो टाइप 2 डायबिटीज में होते हैं। ठीक हो गया सर। हमने बात कर ली, हमने एज ग्रुप भी स्पेसिफाइड कर ली है। अब जो यंगस्टर्स हैं हमारी तरह की जिनको डायबिटीज होती है, उनको क्या करना चाहिए, किस तरह वो अवॉइड कर सकते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और किस तरह की एक्सरसाइज उनको करनी चाहिए? जी, ये 1990 में तहकीक की गई, जिसके बाद ये बात सामने आई कि जितनी भी नई बीमारियां जन्म ले रही हैं उसमें 50% जो चीज़ अमल किरदार अदा कर रही होती है वो हमारी डाइट होती है। बिल्कुल। लेकिन 2010 में दोबारा एक तहकीक हुई है जिसमें इस बात का इंकशाफ किया गया कि जितनी भी नई बीमारियां आ रही हैं उसमें 90% जो हमारी डाइट इन्वॉल्व होती है। अगर हम अपनी डाइट जो है, खासतौर पर अगर डायबिटीज की बात करें, टाइप 2 डायबिटीज जो है इसमें डाइट जो है वो बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा कर रही है। अगर हम डायबिटीज की बात करें टाइप 2 में, अगर हम वेट लॉस की अगर बात करें, टाइप 2 जो है इसमें क्या होता है कि अगर हम खाने पर सही तवज्जो नहीं दे रहे, बैलेंस डाइट जैसे होती है, हमें डेली बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन एक खास खास मिकदार में चाहिए होते हैं। अगर मैं बिल्कुल। एवरेज की बात करूँ, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हमें डेली बेसिस 60 से 65% चाहिए होते हैं। जो ठीक है। लिपिड्स हैं ये हमें डेली बेसिस पर 25 से 30% चाहिए होते हैं, और जो प्रोटीन है ये अमूमन 10 से 15% चाहिए होते हैं, लेकिन वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। जो जिम वगैरह जाते हैं या वर्कआउट करते हैं उनमें ये जो ऊंच नीच हो सकती है, या जो स्पोर्ट्समैन। अब जो अगर हम सोर्सेज की बात करें, कार्बोहाइड्रेट जो हैं, जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ कि जितने भी हमारे पास अनाज हैं, होल ग्रेन हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, कुछ हद तक ये कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाते हैं। लिपिड्स की अगर हम बात करें तो जितने भी फैट्स हैं ये हमारे पास लिपिड्स में आ जाते हैं। और अगर हम प्रोटीन की बात करें तो दालों में किसी हद तक प्रोटीन होता है, इसके अलावा गोश्त में होता है, और ये जो हमारे पास लीन मीट हो गया, चिकन हो गया, या वाइट एग्स जो हैं इनमें हमें प्रोटीन मिलता है।
अब मसला तब होता है कि जब हम इनकी मिकदार मुकर्रर की गई है उससे तजावुज़ करते हैं। मतलब अगर हम कार्बोहाइड्रेट 60 से 65% चाहिए और हम 80 टू 85% ले रहे हैं, जो कि हमारे गाँव में या हो रहा है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि सिर्फ़ दिन में 5 से 7 रोटियाँ खाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। साथ वो क्या ले रहे होते हैं, सब्जियाँ ले रहे होते हैं जो तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। प्रोटीन वो नहीं ले रहे होते और लैक ऑफ उनमें फैट होता है। फैट ले भी रहे हैं तो वो देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं या जो बनास्पति घी है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उनमें जो सैचुरेटेड फैट होता है वो अगेन जो है हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा मनफी असरात रखता है और साथ-साथ जो हमारे इंसुलिन है उसको भी डिस्टर्ब कर रहा होता है, यानी कि हमें डायबिटीज़ की तरफ लेकर जा रहा होता है। जो बैलेंस डाइट हम छोड़ देते हैं, यानी कि इनकी मुकर्रर हद से तजावुज़ करते हैं, फैट्स को ज़्यादा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं या प्रोटीन को ज़्यादा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल आना शुरू हो जाते हैं हमारी बॉडी में। ठीक हो गया। सर जिस तरह आपने बताया कि बॉडी में बहुत ज़्यादा मसाइल आना शुरू होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप एक्सप्लेन करें क्या-क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी पे, कौन-कौन से बॉडी पार्ट पे किस तरह के? जो हमारी जनरेशन के लिए भी 25 टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के लिए। दोबारा क्वेश्चन रिपीट करिएगा, सॉरी मैं सुन नहीं अ, सका। कोई मैं कह रही हूँ कि जिस तरह आपने कहा ना कि बॉडी पे इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि आप एक्सप्लेन करें कि किस तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी पे दोनों टाइप्स की डायबिटीज़ के ऊपर, टाइप 1 और टाइप ओके, 2। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ना वो ज़्यादा असरअंदाज हो रही होती है, बिकॉज़ ठीक है, उसमें क्या है कि इंसुलिन निकल ही नहीं रही, हमारे जो पैंक्रियाज़ है वो बना ही नहीं रहे होते, बिल्कुल, हम बाहर से इंजेक्ट करते हैं। ओके, बिल्कुल। अब इसमें हमारे जो अगर दोनों की बात टाइप 1 और टाइप 2 की बात करें तो हमारे जो गुर्दे हैं उन पे मसाइल आ रहे होते हैं, लीवर जो है वो उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा होता है, वीन प्रॉब्लम आ रही होती है, हमारे जो दिमागी मसाइल बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। ग्लूकोज़ जब बहुत ज़्यादा हद तक स्टोर हो जाता है ना, तो हमारे जो गुर्दों की काम करने की सलाहियत है वो कम हो जाती है। लीवर ठीक, ग्लाइकोजन स्टोर नहीं हो रहा तो उसकी वजह से भी जो हमारे लीवर का, जिगर का मसाइल हैं वो भी ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब अगर हमारी ब्लड में ग्लूकोज़ की मिकदार ज़्यादा हो गई है, तो उसकी वजह से हमारी जो आर्टरीज़ हैं वो उनमें ब्लॉकेज आना शुरू हो जाएगा। ठीक वो है। वीक होना शुरू हो जाएँगे, जिसकी वजह से हमारे जो हार्ट के मसाइल हैं वो आना शुरू हो जाएँगे और साथ-साथ जो हमारे आर्टरीज़ ब्लॉकेज होने की वजह से हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर कम होना शुरू हो जाएँगे और साथ जो हमारे आँखों के मसाइल हैं वो आना शुरू हो जाएँगे। और साथ हमारे जो अगर हम टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करें तो हमारा जो वज़न है वो बहुत तेज़ी के साथ गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। तो सर किडनीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट कितने टाइम के बाद होता है? क्योंकि मेजॉरिटी लोगों को जो है वो किडनी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाता है। तो क्या रेंज के बाद किडनीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है? किस टाइप का इफ़ेक्ट होता है? उसको किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है फूड के थ्रू? ओके। जो अगर किडनी की हम बात करें, जब ग्लूकोज़ की मिकदार जो है हमारी बॉडी में ज़्यादा हो गई है, हमारे ब्लड में जी, ज़्यादा हो गई है, हमारी वेन्स में ज़्यादा हो गई है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो किडनी के मसाइल आना शुरू हो जाएँगे। तहकीक से ये बात साबित है कि जिन लोगों में डायबिटीज़ होती है, जो डायबिटीज़ का शिकार होते हैं, उनमें 40% जो है वो रेशियो बढ़ जाती है कि ये हर बंदा डायबिटिक पेशेंट किडनी का शिकार नहीं होता, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं 40% और ठीक है, 30% उनके चांसेस चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये जो लीवर के डिज़ीज़ हैं, उनकी तरफ जाएँगे। जैसे ही आपका ग्लूकोज़ लेवल इंक्रीज़ हुआ है, तो आपके जो ब्लड में ग्लूकोज़ लेवल इंक्रीज़ हो गया है, आपके जो लीवर है, उसमें ग्लूकोज़ लेवल ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर नहीं हो रहा, तो आहिस्ता-आहिस्ता आपके जो किडनी के मिसाइल हैं, वो भी मुतासर होना शुरू हो जाएँगे। आपकी यूरिनेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। किडनी जो है सही तरह से काम नहीं कर पाएगी। ठीक हो गया। सर डाइट के ऊपर हम जिस तरह बात करें तो कौन-कौन सी डाइट फूड इस तरह के हैं जो कि यूज़ करने चाहिए डायबिटिक पेशेंट को और कौन से अवॉइड करने चाहिए? टाइप 1 और टाइप 2 दोनों की सेम है कि डिफरेंस है कि टाइप 1 वाले जो हैं वो खा सकते हैं और टाइप 2 वाले नहीं खा सकते हैं? अगर हम डाइट की बात करें तो टाइप 1 जो है वो इतना डाइट पे मैटर करती है, लेकिन जितना टाइप 2 वाले मैटर कर रहे होते हैं, उस हद तक नहीं कर रहे होते। बिकॉज़ ठीक है, टाइप 2 जो है वो मेनली 80 टू 90% जो है वो काज़ ही बन रही होती है आपकी डाइट की वज़ह से। अगर आप डाइट अच्छी नहीं ले रहे, फैट ज़्यादा ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं, तो उसकी वज़ह से आपका जो वज़न है वो बढ़ेगा। तो वो आपका वज़ह बन जाएगा टाइप 2 डायबिटीज़ का। मेन जो है टाइप 2 डायबिटीज़ में हमें जो डाइट है वो ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ता है। टाइप 1 में भी करना पड़ती है, लेकिन ज़्यादा जो है वो हम टाइप 2 में करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें डाइट की, तो हमें देखना पड़ता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हमें देखना ठीक हो पड़ता है गया। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, मैं आगे समझाता हूँ, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। और साथ साथ हमें देखना पड़ता है कि ये जो हम फूड ले रहे हैं, ये हेल्दी भी है या नहीं है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो होता है या
दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो फौरन हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ठीक है। हमने अक्सर देखते हैं कि जो भी स्पोर्ट्समैन है, जब वो खेल रहे होते हैं तो वो खेलने के दौरान वो केला खा रहे होते हैं या खजूर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। चावल, ब्राउन राइस या रोटी का इस्तेमाल नहीं करते। वो इस वजह से नहीं करते बिकॉज ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, जैसे चावल या ब्राउन राइस वगैरह हो। जैसे केला और खजूर है, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमें फौरन ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। सो हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है वो अवॉइड करने हैं। वो आगे मैं आपको बताऊंगा डाइट के हवाले से, ये चीजें जो है इसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, इनमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। सो हमें ठीक है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है वो कम रखना होते हैं, साथ हमें ठीक है। फाइबर पे तवज्जो देनी होती है। फाइबर जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायबिटिक पेशेंट के लिए। अगर आप फाइबर वाइज डाइट ले रहे हैं तो वो क्या करता है कि आपको एक डाइजेशन इंप्रूव कर देता है, मैदे के निज़ाम को बेहतर कर रहा होता है। साथ साथ वो क्या कर रहा होता है, जो हमारे जो ग्लूकोज की जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन है वो डिले कर देता है, जिसकी वजह से हम थोड़े, हमारा जो ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज नहीं होता उस हद तक, इतनी हद तक होना चाहिए। ठीक कम्प्लेक्स है। कार्बोहाइड्रेट जैसे मैंने कहा, ब्राउन राइस हो गया हमारे पास, रोटी आ गई, अनाज आ गए, ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये हमें फौरन हमारा जो ग्लूकोज लेवल है ये इंक्रीज नहीं करते, ये आहिस्ता आहिस्ता करते हैं और लॉन्ग टर्म हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, ये हमें फौरन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और फाइबर अगर हमारी डाइट में है तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, और डायबिटिक पेशेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम ठीक हो डाइट में देखें, डाइट में अगर हम कंटिन्यू। देखें, जी जी, सर सिंपल डाइट का, फूड्स बता दो। जी जी, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो मैंने जैसे बताया, ये हमारे पास फ्रूट्स आ गए, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाएंगी। अनाज हैं, ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आएंगे। ग्लाइसेमिक इंडेक्स की भी इसी तरह ही है कि जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ये हमारा फॉरन ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर देते हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब डाइट की बात करें, नंबर 1 पे जो मैं रिकमेंड करते हैं लोग न्यूट्रिशनिस्ट, वो है फैटी फिश, ठीक जिसमें है। सैल्मन फिश आ जाता है, टूना आ जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं, साथ डीएचए होता है और ईपीए होता है जो आपके सेल्स की प्रोटेक्शन करते हैं। साथ साथ आपके ये गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, आपके हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फैटी फिश जो है ये आपका जो इंसुलिन लेवल है वो बढ़ा रही होती है, उसकी एक्सक्रीशन जो है वो बढ़ा रही होती है। फैटी फिश आप लें। इसके अलावा आप लीन मीट का इस्तेमाल करें, ना कि आप जो है दूसरे रेड मीट है वो इस्तेमाल ना करें। चिकन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मटन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो लीन मीट है आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, दालों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक फिश है। में हमारे पास ये चीज़ आ गई। इसके बाद जो जितनी भी हमारे पास फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं ये हमें डेली बेसिस पर लेनी चाहिए। फ्रूट्स जो हैं ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कम्प्लेक्स में मैं आपको बताता हूँ। जो फ्रूट खाने से हमें फौरन हमें जो मिठास महसूस होना शुरू हो जाए वो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, और जो ठीक है। खाने से हमें थोड़ी देर बाद मिठास महसूस हो वो है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। जो फौरन हमें मिठास दें वो हम फ्रूट्स नहीं खा सकते, और जो थोड़ी देर बाद दें वो हम थोड़ी मिकदार में खा सकते हैं। केला और आम हो गया हमारे पास, इसके अलावा ये बनाना हो गया, खजूर हो गई, ये बिल्कुल मना है डायबिटिक पेशेंट के लिए, ये बिल्कुल खा ही नहीं सकता। अगर खा सकता है तो वो अंडर जो न्यूट्रिशनिस्ट अगर वो रखा हुआ है या वो डाइट प्लान फॉलो कर रहा है वो उसके थ्रू खा सकता है, या वो अगर एक्सरसाइज करता है तो उससे पहले वो 1-2 खजूरें खा सकता है, क्योंकि उसमें फाइबर वगैरह की तादाद होती है। लेकिन वो घर बैठे खुद से वो नहीं खाएगा। अगर वो खाना शुरू कर देगा तो उसकी बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है फौरन इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मसाइल आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आप ठीक है। पपाया जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। पपाया जो है, पपीता जिसे हम कहते हैं, ये भी 2 तरह के होते हैं, एक वाइट होता है, एक थोड़ा जर्द सा होता है। वाइट जो है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, जर्द जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जर्द में बहुत ज्यादा फाइबर होता है। इसके अलावा उसमें बहुत ज़्यादा जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की बजाय कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो हमारे इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है, जो इंसुलिन है उसकी सिस्टम को थोड़ा बढ़ा रहे होते हैं, और हमारा ग्लूकोज लेवल जो है वो फौरन इंक्रीज नहीं करने देते। इसके अलावा जो ठीक। सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे हमारे पास किन्नू आ गया या लीमू वगैरह आ गया, जिसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी जो है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट है उसके लिए विटामिन सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वो जो आपका इंसुलिन लेवल है वो उसको एक्सक्रीट करने में हेल्प कर रहा होता है। जिसमें आप आपके पास ये सिट्रस फ्रूट में नींबू आ गया, माल्टा आ गया, किन्नू वगैरह, ये सारे हमारे पास सिट्रस फ्रूट में आ जाते हैं।
इसके बाद अगर हम बात करें तो नट्स और सीड्स वगैरह का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज उसमें गुड जो है वो फैट होता है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं जो आपके हार्ट ठीक के है। लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगेन हमारे जो इंसुलिन है, हमारे जो पैंक्रियाज हैं, उनके लिए ज़रूरी है, हमारी एक्सक्रीशन बढ़ा रहे होते हैं इंसुलिन की। ठीक हो गया। सर आपने अभी जिस तरह एक डिटेल दिया जो कि समझना बहुत मुश्किल है, ऑब्वियसली इसके लिए न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना या डॉक्टर से प्रॉपर पैटर्न वाइज चीज़ें लेनी है और बताना। लेकिन अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली या कोई हमारे बड़े बूढ़े जो हैं वो नहीं जाते हैं या वो नहीं फॉलो करते हैं ऐसी चीज़ों को। वो उनके अकॉर्डिंग जो है वो ठीक है छोड़ दिया, हम अपने अकॉर्डिंग खा लेंगे, थोड़ा खा लेंगे इस तरह, लेकिन वो कंटिन्यू रखते हैं चीज़ें। तो कैसे हम लोग अपने बड़ों को इस तरह के खानों की आदत लेकर आए, ब्राउन राइस जिस तरह आपने कहा, फिश वगैरह कहा, और किस तरह जो है वो हम घर में ही, जो लोग नहीं डॉक्टर के पास जा सकते, जो लोग न्यूट्रिशनिस्ट के पास नहीं अफोर्ड कर सकते, वो क्या करें, वो किस तरह देखें? जी, मैं इसका जवाब देता हूँ, लेकिन पहले आपने बात की है ब्राउन राइस की। ये जी। 2 तरह के राइस होते हैं, ब्राउन राइस, व्हाइट राइस। ब्राउन ठीक राइस है। में फाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है, डायबिटिक पेशेंट डेली बेसिस पर ले सकता है, लेकिन थोड़ी कभी-कभार वो ले सकता है, लेकिन व्हाइट राइस जो है वो नहीं ले सकता, बिकॉज़ वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। इसी तरह हम ठीक है। एक गलती और भी कर रहे होते हैं कि जो आटा होता है, वो हम क्या करते हैं कि वो घर में चक्की से घर में हमारे आया, तो हम क्या करते हैं कि वो थोड़ा-सा उसे फ़िल्टर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बिल्कुल। जिसकी वजह से वो, जिसे हम छान कहते हैं पंजाबी में, वो जी। सारा फाइबर होता है। अगर आपकी वो आटे में से फाइबर निकल गया, तो अगेन आपका जो जो आपका डिजीज है, वो हार्ट के डिजीज आना शुरू हो जाएंगे, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे, और साथ साथ आपके जो इंसुलिन जो है वो भी, उस पे भी एक्सक्रीशन मिसाइल आना शुरू हो जाएंगे। अब अगर हम अपने घर वालों को देखें कि किस तरह हम अपने घर वालों को फॉलो करवा सकते हैं, तो आप उन्हें, जैसे कि ये वसीम अकरम, हम बात करें वसीम अकरम की, इसे टाइप 1 डायबिटीज़ है और बहुत अरसे से है। लेकिन जी। इसने अपना वो जो लाइफ़स्टाइल है वो बड़े तरीके के साथ इसने अडॉप्ट किया हुआ है। अपना जो है डेली बेसिस पे एक्सरसाइज़ करता है और स्ट्रिक्ट जो अपना डाइट है वो फ़ॉलो करता है। साथ वो है जो इंसुलिन इंजेक्ट करता है, और वो सेहतमंदाना ज़िंदगी बसर कर रहा है। उसको कभी भी जो ग्लूकोज़ लेवल वो इंक्रीज़ नहीं करता। इसी बिल्कुल। तरह अगर हम अपने घर वालों को एक अच्छी डाइट फ़ॉलो करवाएँगे कि अगर आप ये खाएँगे तो आप, हमारे लिए आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, हम आपके साथ वक़्त बिताना चाहते हैं, आप, आपकी ज़िंदगी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस तरह की बातें उन्हें समझाएँगे और हेल्दी फूड उन्हें डेली बेसिस पर देंगे, तो आहिस्ता-आहिस्ता वो जो जंकी फूड हैं या प्रोसेस्ड फूड हैं, उनको छोड़ देंगे और आहिस्ता-आहिस्ता जो है हेल्दी लाइफ़ की तरफ, हेल्दी फूड की तरफ आना शुरू। थोड़ा प्रॉब्लम होगी पहले-पहले उनको छोड़ने में, जैसे कि वो समोसे वगैरह खा रहे हैं, गाँव में रहते हैं तो, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब वो हेल्दी फूड की तरफ आएँगे, तो वो इनको सब चीज़ों को छोड़ना शुरू कर दें। ठीक हो गया। सर घर में किस तरह एक चार्ट बनाएं, उस घर में किस तरह उस चार्ट को फॉलो करें? आप ये हर बंदे का जो चार्ट है ना, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, ये हर बंदा जो है अपनी रिक्वायरमेंट पर खाएगा। मिसाल देता हूँ ठीक। मैं आपको, जो हर बंदे का बीएमआई डिफरेंट होता है। बिल्कुल। मेरा अब अगर 18 से 24 के दरमियान हमारा बीएमआई आता है ना, तो इसका मतलब है कि हम हेल्दी पर्सन हैं। ये जो बीएमआई ठीक। आप गूगल के थ्रू भी निकाल सकते हैं, किसी न्यूट्रिशनिस्ट की भी मदद ले सकते हैं। ठीक अगर है। 18 से 24 के दरमियान आता है, तो इसका मतलब ये है कि हम हेल्दी लाइफ़स्टाइल बसर कर रहे हैं, हमारा जो वेट है वो कंट्रोल है। अगर 25 ठीक से है। 30 के दरमियान आता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो वेट है वो गेन की तरफ जा रहा है, हम ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। और अगर 30 से ऊपर जाता है, तो हम, इसका मतलब है ओबीज़ हो गए हैं, ओबेसिटी का शिकार हो चुके हैं। इसी तरह ठीक है। फिर कैलोरीज़ रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती हैं, मतलब अगर कैलोरीज़ रिक्वायरमेंट होती हैं उनके वेट के लिहाज से, उनके एज के लिहाज से, उनके जेंडर के लिहाज से, उनकी हाइट के लिहाज से। जब हम कैलोरीज़ निकालते हैं कि डेली बेसिस पर इस शख्स को कितनी कैलोरीज़ चाहिए, तो हम उनका पहला वेट देखते हैं कि इस बंदे का वेट कितना है, हम उसकी हाइट देखते हैं, फिर उसका हम जेंडर देखते हैं, तो इस हिसाब से उनकी कैलोरीज़ रिक्वायरमेंट निकाली जाती है कि इस बंदे को डेली बेसिस पर 2000 कैलोरीज़ चाहिए या 1700 चाहिए या 1800 चाहिए। और साथ हम ऐड करते हैं अगर वो एक्टिविटी फैक्टर उनका हाई है, जैसे जिम जाते हैं या वैसे वो स्पोर्ट्समैन है या एक्सरसाइज करते हैं, तो उसका थोड़ा डाइट प्लान अलग होता है, और दूसरे आम शख्स का जो सेडिमेंटरी लाइफ़स्टाइल गुज़ार रहा है, जैसे कि वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, उसका डाइट प्लान, उसकी कैलोरीज़ रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। इसी तरह ठीक। जो डायबिटिक पेशेंट है, अगर उसका ग्लूकोज़ लेवल हाई है, मतलब हद से ज़्यादा हो गया, तो उसको थोड़ा और तरह की डाइट जो है फ़ॉलो करना पड़ेगी। लेकिन जो नॉर्मल पर है, अभी प्री डायबिटीज़ है,
टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 के अलावा एक कहता है प्री डायबिटीज, जो भी डायबिटीज की तरफ जा रहा है, अगर वो उस वक्त अपना जो एक्सरसाइज की तरफ चला जाता है, साथ वो डाइट पे फोकस कर लेता है, तो वो डायबिटीज की तरफ जाने के बजाय पीछे हटना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जेस्टेशनल डायबिटीज होती है, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, उनको भी ग्लूकोज लेवल जो उनका भी हाई हो जाता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, जब वो डिलीवरी के बाद अगर वो अपने डाइट पे फोकस कर लेती हैं, तो वो दोबारा हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ आ सकती है। इस तरह हर बंदे की जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट अलग अलग है, साथ साथ जो उनका रिक्वायरमेंट है डायबिटिक पेशेंट की ग्लूकोज के लिहाज से, ब्लड ग्लूकोज इतना इंक्रीज है, उसके लिहाज से उनका जो डाइट प्लान है वो बनता है। ठीक होगा। देखने वाले सब लोग, जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, जिन लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, हम लोगों से क्वेश्चन पूछे, टॉपिक में बताते चलो। हम लोग बात करें डायबिटीज कैसे होती है और किस तरह हम उसको डाइट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह हमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, हम किस तरह अपने बड़े बूढ़ों का ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई बीमारी कंसिडर होती है और हो भी रही है। सर, हम लोग जिस तरह बात करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल में एक चीज़ आती है एक्सरसाइज। कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए और क्या जिम वाली एक्सरसाइज भी इंक्लूड होती है, या बस एक वॉक होगी, डायबिटिक पेशेंट जो है वॉक कर ले, घर के काम कर ले? क्योंकि एक ये भी बड़ी चीज मिथ है हमारी हाउस वाइफ्स के माइंड में कि मैंने घर का काम कर लिया, मेरी एक्सरसाइज पूरी हो गई है। तो ऐसा है, ऐसा होता है? WHO की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर कोई बंदा डायबिटिक है, तो डेली बेसिस पर 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज करना पड़ती है। बिल्कुल। एक्सरसाइज क्यों करना पड़ती है? बिकॉज टाइप 2 डायबिटीज की बात करें खास तौर पर, उसमें क्या होता है कि वो इंसुलिन जो है वो सेल्स तक नहीं पहुंच रही होती। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो सेल्स जो हैं वो थोड़ा खुल जाते हैं, आपकी जो एनर्जी है उनके अंदर जाने की सलाहियत बढ़ जाती है। सो डेली बेसिस पर 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज करनी होती है डायबिटिक पेशेंट का। आम शख्स को भी 30 मिनट डेली बेसिस पर एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट है उसे डेली बेसिस पर जरूर एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि जो उसके ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो इंप्रूव हो सके, और दूसरे जो साथ उसका जो एक्सक्रीशन है इंसुलिन की वो बढ़ सके। जैसे कि आपने बात की कि जो घर वाली औरतें करती हैं काम काज, एक्सरसाइज है कि नहीं है? बिल्कुल वो एक्सरसाइज है। अगर वो डेली बेसिस पर चलना फिरना घर में अगर करती हैं, झाड़ू देती हैं, साथ बर्तन साफ करती हैं, तो वो कुछ ज्यादा हैवी काम नहीं है। मतलब अगर हम 30 मिनट की बात करें तो बर्तन धोना 30 मिनट में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ हाथ चल रहा है। लेकिन अगर आप वॉक कर रही हैं, साथ अगर आप जिम की बात करें तो वो फिर अलग बात आ जाती है। वॉक किसमें आया था? अगर आप 30 मिनट वॉक करती हैं, 45 मिनट वो आ जाएगा। साथ अगर मर्द हैं वो पुशअप लगा रहे हैं या कोई थोड़ी दौड़ ज्यादा तेज कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो वो इसमें आ जाता है। लेकिन बर्तन धोना जो है वो आप फिर आपको टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा। 30 से 45 मिनट की बजाय आपको 1.5 घंटा या 1 घंटा वो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वो रिक्वायरमेंट जो है एक्सरसाइज की वो पूरी हो सके। एक्सरसाइज में एक दो चीजें और हैं, वो थोड़ी मिथ है, वो मैं आप क्लियर कर दूं। ब्लूबेरीज जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है डायबिटिक पेशेंट के लिए, क्योंकि उसमें एंथोसायनिन पाया जाता है। एंथोसायनिन जो है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या कर रहा होता है कि आपके जो ग्लूकोज के बीटा सेल्स हैं उनके एक्सक्रीशन जो इंसुलिन है उसको तेज कर रहा होता है, जिसकी वजह से 50% जो है आपके एक्सक्रीशन जो है इंसुलिन की वो बढ़ रही होती है ब्लूबेरीज लेने से। बीन्स आप ले सकते हैं, जिसे हम फलियां वगैरह कहते हैं। आप जो है इसके अलावा दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये चीज़ें हैं ज़रूरी, जो फाइबर ज़्यादा जिसमें हो। आप सब्जियां, जो सुरख फल और सब्जियां हैं और सब्ज फल और सब्जियां, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं डेली बेसिस। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच सर, आप आए, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन डायबिटीज से रिलेटेड हमारे साथ शेयर किया। बहुत सारे खानों की और फ्रूट्स वगैरह की भी आपने बात की। लास्ट में मैं चाहती हूँ कि देसी खाने इसमें क्या चीज़ हमें हटानी चाहिए, कि हमारे खाने जो है बहुत ऑयली होते हैं, और हम खाने की भी, पंजाबी जिस तरह कहा जाता है कि खाने की बड़ी शौकीन कौम है हम, तो किस तरह अवॉइड करें, क्या करें, कितनी मिकदार में खाएं? जी, अगर हम ऑयल की, जैसे आपने बात की है, ऑयल की वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल हमारी बॉडी में आ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि गाँव में अगर देखें तो वो समझते हैं कि शायद देसी घी खाने से हम हेल्थ की तरफ जा रहे हैं, हम हेल्दी बिल्कुल। लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं। लेकिन ये जो देसी घी है आप हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? एक चम्मच में जो अगर देसी घी की बात करें तो 14 ग्राम फैट होता है। ठीक एक है। चम्मच में देसी घी 14 ग्राम फैट होता है, और 12 ग्राम उसमें सैचुरेटेड फैट होता है। अब जो ठीक। सैचुरेटेड फैट है वो आप कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ा रहा होता है। अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आप हार्ट के जो अमराज हैं उसकी तरफ जाएंगे, दिल के अमराज की तरफ जाएंगे,
और आपका वजन जो है वो बढ़ेगा और दूसरे बहुत ज़्यादा मसाइल आना शुरू हो जाएंगे। जो ऑयल अगर हम देखें, देसी घी की बजाय आप जो है इस्तेमाल करें ऑयल, देसी घी की बजाय या बनास्पति घी की बजाय ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें, या दूसरे जितने भी ऑयल हैं आप उसको तरजीह दें एज कम्पेयर टू देसी घी या बनास्पति घी। जितने भी हमारे पास कोई भी ब्रांड हो, आप उसको तरजीह, ब्रांड को ना देखें बल्कि आप ऑयल की तरफ जाएं। ऑयल जो है वो हमारे उसमें ओमेगा 3 पाया जाता है और ओमेगा 6 पाया जाता है, जो कि हमारे डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हार्ट के पेशेंट के लिए और जो अपना वजन कम कर रहे हैं सब के लिए ज़रूरी है ऑयल, ना कि हम देसी घी की तरफ जाएं या बनास्पति घी की तरफ जाएं। ठीक हो गया। थैंक यू वंस अगेन सर। देखने वाले जो लोगों ने हमारा सेशन देखा उन सबके उम्मीद करती हूँ क्वेश्चंस के जो आंसर है माइंड में इस टॉपिक से रिलेटेड सब क्लियर हो गए होंगे। सब फूड वगैरह का आप लोगों को पता चल गया होगा। एंड में मैं सिर्फ इतनी कहूँगी कि घर में आप लोग प्रैक्टिस ना करें, डॉक्टर के पास जरूर जाएं, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जरूर जाएं और पूरा प्रॉपर चार्ट लें, ना कि खुद से चीज़ें कंट्रोल करें और खुद ही से अपने पेरेंट्स को चीज़ें वगैरह दें। ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा आप लोगों के पास ऑप्शन मौजूद होती हैं, आप लोग उससे भी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा सर भी हैं, सर से भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। मुझे मेमुना नसीम को दीजिए इजाजत। इल्मी सिटी के एक और लाइव सेशन में हम लोग दोबारा से जरूर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।